हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज से हमारा ये एनालिसिस वाला टॉपिक है कि बहुत बार जब भी कोई इस तरह का युद्ध दुनिया के किसी भी कोने में होने लगता है तो हमको लगता है कि कहीं न्यूक्लियर वॉर तो नहीं हो जाएगी, स्पेशली अगर ये युद्ध किसी ऐसे उसमें एक ऐसा देश इन्वॉल्व है जो कि न्यूक्लियर वेपन से इक्विप्ड है, तो वहाँ पे ये टेंशन्स शुरू हो जाती हैं। तो यही चीज़ अभी रशिया यूक्रेन के साथ हमें देख रहे हैं कि बहुत बार बीच में सवाल उठा कि क्या न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ हो सकते हैं। ऑल दो यहाँ पे एक्सपर्ट्स का मानना है कि चांसेस आर मिनिमम। तो हम इस चीज़ को थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप मेरे बारे में पढ़ सकते हैं। दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आप PDF क्वेरी के लिए मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। काफ़ी जगह प्रिंट मीडिया में भी आपने अलग अलग ओपिनियंस जो हैं वो पढ़े होंगे, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वैसे लेटेस्ट अपडेट, आप लोग भी रशिया यूक्रेन को अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे, तो लेटेस्ट अपडेट इसमें यही है कि यूक्रेन का जो खेर्सों वाला एरिया है वहाँ से रशिया ने कह दिया है कि वो अपनी मिलिट्री को हटा रहा है। तो ये चीज़ हमने लेटेस्ट देखी। यूक्रेन की तरफ से भी फिर हमको न्यूज़ दिखती है, रशिया का जब उन्होंने टेलीविज़न पे इसको कहा कि हम लोग अपनी जो आर्मी है, मिलिट्री जो है वहाँ से विड्रॉ कर रहे हैं, तो यूक्रेन ने भी कहा कि हाँ ऐसा हो रहा है। तो अब इसके पीछे डिफरेंट रीजंस हमको दिख रहे हैं कि रशिया ने वहाँ से मिलिट्री को क्यों हटाया। तो आपको पहली बात तो मालूम होनी चाहिए कि जब भी आप ये ऐसे मैं रफ बना रही हूँ कि ये सपोज दिस इज़ यूक्रेन, तो अभी तक रशिया का कब्ज़ा उसके ईस्टर्न पार्ट्स पे था, है ना। तो यहाँ पे कहीं क्रीमिया है और यहाँ पे आपका खेर्सों जो प्रोविंस है इनका, उसमें एक सिटी है खेर्सों नाम की ही, यहाँ तक रशिया ने कब्जा कर लिया था। और यहाँ पे उसका जो डॉनबास रीजन है, जो भी ईस्टर्न यूनिट्स हैं, वहाँ पे रशिया का कब्जा था ऑलमोस्ट 4 एरियाज में, 4 प्रोविंसेस पे। तो अब यहाँ से इनका नाइपर रिवर भी आता है जो यूक्रेन की लाइफलाइन माना जाता है, तो ऑलमोस्ट यूक्रेन को 2 हिस्सों में डिवाइड भी करता है। अब खेर्सों से मिलिट्री हटाने का रीज़न रशिया क्या दे रहा है कि वो सिविलियन, एक रीज़न उन्होंने ये दिया कि वो सिविलियन कैजुअलिटी को अवॉइड करना चाहते हैं, क्योंकि यूक्रेन क्या कर रहा है, वहाँ पे जो डैम्स हैं उस पर अटैक कर रहा है, जिससे फ्लडिंग हो सकती है और काफ़ी ज़्यादा सिविलियन कैजुअलिटीज़ हो सकती हैं। नंबर 1 रीज़न। नंबर 2 रीज़न, डैम्स पे करने से जो अटैक है क्या हो सकता है, फ्लडिंग हो सकती है बहुत इंपॉर्टेंट रीजन्स के। तो जो रशिया की आर्मी है वो अपने बाकी, क्योंकि 2 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, बाकी बेस से अलग हो सकती है। तो अपने सोल्जर्स को बचाने के लिए, लॉस को मिनिमम करने के लिए रशिया ने ये स्टेप लिया है कि वो बाकी जगह पे अपना बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग करेंगे। सो रीजंस कुड बी मैनी, बट दिस इज़ द लेटेस्ट अपडेट जो इसमें हुआ है। तो हमारा यहाँ पे डिस्कशन का टॉपिक है न्यूक्लियर। आज ही मैंने एक और डिस्कस किया टॉपिक जो था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। तो इस तरह की सिचुएशन तब भी हमने देखी थी पोस्ट कोल्ड वॉर, जब USSR था, रशिया नहीं था बल्कि पूरा इंटीग्रेटेड USSR सोवियत यूनियन था। उस टाइम क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के टाइम पे हमको लगा था कि न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी। सेम चीज़ें हमको अभी भी लग रही थी। तो अब रशिया बेसिकली बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। अगर आप लास्ट 30 ईयर से देखें, उससे पहले ये USSR था, बहुत ज़्यादा क्लोज हुआ करता था रशिया, अपनी इकॉनमी को बहुत क्लोज रखता था। लेकिन फंडामेंटली ये अब ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के लिए रशिया काफ़ी ओपन अप हुआ है। ओपन मिडिल क्लास भी, उसकी ओपन माइंडेड मिडिल क्लास भी हो चुकी है। लेकिन कुछ चीज़ें रशिया में बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई हैं, एंड वो किससे रिलेटेड है, उसके जियोपॉलिटिक्स से लेकर। यानी पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड के बाद रशिया अपनी डोमिनेंट पोजीशन है उसको बनाए रखना चाहता है, क्योंकि रशिया को हमेशा ये लगता है कि उसको हर चीज़ पे रोका जाता है, बाकी ग्रुपिंग से थोड़ा अलग रखा जाता है। यूक्रेन को लेकर भी आप ये देख सकते हैं, क्योंकि रशिया ने देखा कि जो नाटो है या वेस्टर्न पावर्स हैं वो उसके आसपास आके काफ़ी बस चुकी हैं। तो यही एक मेन रीज़न भी था रशिया और यूक्रेन कन्फ्लिक्ट का। अब ये फेसेस डिफरेंट मिलिट्री फोर्सेस के चलते रहेंगे, बिग पावर्स के बीच में ये गेम्स चलती रहेंगी। पुतिन से पहले रशिया में जिस तरह की लीडरशिप थी, अगर आप देखेंगे अर्ली ईयर्स जो पुतिन के थे, काफ़ी गोल्डन एज, अर्ली ईयर्स ऑफ पुतिन के जो हैं वो काफ़ी गोल्डन एज डेमोक्रेटिक रशिया के लिए माने जाते हैं। 1990s में आप देखें रशिया में काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि डिसइंटीग्रेशन हुई, GDP इनका गिरने लगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ एकदम गिर गई,
काफ़ी ज़्यादा डेट में चले गए ये लोग, टेररिज्म, सेसेशन, एक्सट्रीमिज़म, ये सब वहाँ पे था। बाद में पुतिन ने ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल की और अपनी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज किया। अब रशिया का फाइनेंशियल पोजीशन भी अच्छा है और ये बाकी बाहर के आउटसाइड वर्ल्ड से भी इंटीग्रेट होने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऑन द लीडरशिप ऑफ रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, यूएस रशिया रिलेशंस अगर आप पर्टिकुलर टाइम में अभी यूक्रेन कन्फ्लिक्ट से पहले देखेंगे तो काफ़ी अच्छी शेप में भी चल रहे थे। पुतिन पहले लीडर थे जिन्होंने 9/11 के अटैक के बाद स्पेशल यूएस में कॉल करके उनके साथ सहानुभूति जताई थी। रशिया ने यूएस को सपोर्ट भी किया था जब वो अफगानिस्तान में जो भी कन्फ्लिक्ट तालिबान को लेकर, अलकायदा को लेकर चल रहा था। और यहाँ पे आपने देखा रशिया सपोर्टेड यूएस, जो फोर्सेस अफगानिस्तान में भेजी गई। डिप्लोमेटिकली भी जो रशिया है वो यूनाइटेड नेशंस के साथ एक्टिवली एंगेज था। अपने रिलेशंस इंडिया के साथ भी 2000 के बाद बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किए हैं, चाइना के साथ इम्प्रूव किए हैं। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग कोऑपरेशन उनकी यूरोपियन यूनियन से भी चल रही थी। लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी यूरोपियन यूनियन के हैं। तो ड्रामेटिक चेंज आपको रशियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी दिखी होगी। सो काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हुई। लेकिन अब बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन यूएस एंड रशिया क्या है, मेन प्रॉब्लम दोनों के बीच में क्या है? दोनों के अलग अलग नैरेटिव्स हैं। अमेरिकन्स का आर्ग्यूमेंट ये है कि रशिया डेमोक्रेसी से अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ आ चुका है 2008 और 2009 के बीच में। उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, यानी जो रशिया की पॉलिसीज़ हैं, वो अपने नेबरहुड पे थोपता है कि वो भी रशिया की ही सुने। लेकिन रशिया क्लेम करता है कि यूएस रशिया को इक्वल पार्टनर मानने के लिए रेडी नहीं है, इसलिए रशिया अपनी पावर दिखाता रहता है। तो ये दो नैरेटिव्स हमारे सामने आते हैं। दोनों के रिलेशंस जैसे मैंने बताया काफ़ी सुधरे आफ्टर पुतिन, बट पहला ब्रेक रिलेशंस में कब आया? जब इराक का इन्वेजन हुआ। इराक पे आपने देखा यूएस ने क्या किया। तो रशिया उस टाइम रशिया का कंसर्न ये था कि यूनिलेटरलिज्म हमको दिख रहा है, यूनिपोलर वर्ल्ड दिख रहा है कि यूएस का जो मन करता है वो करता है। अगर आप आर्म्स कंट्रोल अग्रीमेंट्स को लेकर देखेंगे तो रशिया को यहाँ पे उन्होंने कंसर्न जो है वो जताना शुरू किया और एक उनके रिश्ते में यहाँ से मनमुटाव फिर से पैदा होने लगा। जो रिश्ते कहीं ना कहीं सुधर रहे थे, उतने तो नहीं सुधर सकते क्योंकि हमेशा यूएस रशिया काफ़ी अलग ही रहे हैं। अब बिगेस्ट बोन ऑफ कंटेंशन अगर दोनों देशों के बीच में देखो तो वो क्या है? नाटो, आपका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगर नाटो के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो लेट्स क्रैक यूपीएससी में मेरा कुछ 20-25 मिनट्स का डिटेल्ड में सेशन है, आप नाटो के बारे में वहाँ पे जान सकते हैं। सो नाटो इज़ द बिगेस्ट कंटेंशन बिटवीन द बोथ। ये सारी कंट्रीज़ हैं जो नाटो, आप देखेंगे किस तरीके से इसने अपना एक्सपेंशन किया और एकदम रशिया के पास जाके सारे देश जो हैं वो नाटो ज्वाइन कर लिए हैं। तो उससे रशिया को बहुत तकलीफ है। अब रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट का बैकग्राउंड भी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं मेजरली नाटो ही है कि यूक्रेन को रशिया बिल्कुल नहीं चाहता कि वो नाटो का पार्ट बने, क्योंकि फिर तो आपकी वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं एकदम रशिया के बॉर्डर पे आके बैठ गई तो उसको क्या होगा? खतरा महसूस होगा। तो यही चीज़ रशिया को लग रहा है कि रशिया ने जो भी कमिटमेंट्स कोल्ड वॉर के बाद की, जैसे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में क्या हुआ था कि क्यूबा में रशिया ने अपनी मिसाइल सेटअप कर दी थी और उनका सीधा निशाना कहाँ था? यूएस। तब यूएस बहुत डर गया था, उसकी सिक्योरिटी को काफ़ी खतरा हो गया था। तब यूएस और इनके बीच में नेगोशिएशंस हुई, दो बातों पे मेजर नेगोशिएशंस हुई थी। पहली बार रशिया ने ये कहा कि आप क्यूबा पे कभी हमला नहीं करेंगे, उसको इन्वेड नहीं करेंगे, हम मिसाइल्स हटा देते हैं। और दूसरा, जो अमेरिका ने, यूएस ने अपनी मिसाइल स्ट्रैटेजिक सेंटर्स टर्की इटली में बना रखी है, उसको हटाया जाए। तो इनकी इस तरह की कुछ नेगोशिएशंस हुई थी। तो रशिया का मानना है यूएस उन कमिटमेंट से अब हट चुका है, रशिया के नेबरहुड को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। यूएस और नाटो जो हैं वो रशिया को खतरा लगते हैं। तो यहाँ पे नाटो की भी आपको 5 वेव्स दिखेंगी कि किस तरह से नाटो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा एक्सपैंड होकर रशिया के पास पहुँच चुका है। 2015 में भी जो मिन्स्क अग्रीमेंट था वो भी मानते हैं कि उसका पूरा जो भी वहाँ पे डिसाइड किया गया वो कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रशिया गॉट सेंस दैट यूक्रेन वाज नॉट विलिंग टू इम्प्लीमेंट द अग्रीमेंट। जो मिन्स्क अग्रीमेंट था यूक्रेन उसको कंप्लाई नहीं कर रहा था। अब यहाँ पे देखिए रशिया एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी, रशिया में एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी है यानी कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट, जैसे भी आप उनका देखते हैं कि डेमोक्रेसी है, इलेक्शंस होते हैं, बट
अल्टीमेटली 2000 के बाद आप देखेंगे कि मेजर पावर में पुतिन ही है। बीच में कोई और आया था, देन उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, बट वहाँ की एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी यूएस को एक प्रॉब्लम लगती है। इलेक्शंस रेगुलरली रखे जाते हैं डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ समझना पड़ेगा कि हाँ, वहाँ पे अथॉरिटेरियनिज्म तो है, लेकिन जिस तरह से चाइना से कंपेयर किया जाता है काफ़ी अलग है। चाइना में आपका वन पार्टी सिस्टम है, तो हम दोनों को, रशिया और चाइना को एक जैसा नहीं समझ सकते, क्योंकि रशिया ने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स की हैं। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि हर सोशल मीडिया साइट चाइना की तरह बैन कर दी हो, वैसा नहीं है। रशिया ने काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम अपने लोगों को दे रखी है। चाइना सिंगल पार्टी कंट्री है, रशियन फेडरेशन में कम्प्लेक्स मैट्रिक और रीजनल डाइवर्सिटीज़ आपको देखने को मिलते हैं। सम न्यूज़पेपर्स जो हैं उनको शट डाउन किया गया है, लेकिन जैसे ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम कम्युनिटी है रशिया में, इसको चाइना की तरह बैन नहीं किया गया है। और इकोनॉमिक लीडरशिप में भी अगर आप देखेंगे, रशिया ने अपने जो लीडर्स हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, वो काफ़ी यंग लोग रखे हैं और एक्सट्रीमली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स को रखा है जिनकी एज 40 to 50 ईयर्स के बीच में है। रशिया बहुत कम्प्लेक्स है, लेकिन उनका पॉलिटिकल सिस्टम काफ़ी इवॉल्व है, जितनी बाहर की दुनिया अभी नहीं समझती है। नॉर्मली बाहर की दुनिया उसको अच्छे से नहीं समझती। तो अब यहाँ तक क्वेश्चन आता है न्यूक्लियर ऑप्शन का, क्योंकि मेन एनालिसिस में यहाँ तक पहुँचाना था आपको कि आप यूएस और यूएसएसआर के कंटेंशंस को हिस्ट्री से समझें। तो न्यूक्लियर ऑप्शन क्या है कि रशिया has been saying right from the beginning that it would use nuclear weapons। रशिया ने एकदम से कहा था कि अगर नाटो देश मिलके यूक्रेन की हेल्प करते हैं या वहाँ से लड़ने के लिए आते हैं, ऑल्दो हेल्प तो कर ही रहे थे, लड़ने के लिए आते हैं, तो हम न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। रशिया इसके बारे में बहुत वोकल था। रशिया का पोजीशन क्या है? फर्स्ट यूज़। तो याद रखिए, रशिया का पोजीशन है फर्स्ट यूज़, कि हमें अगर खतरा लगेगा हम न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। और यही पोजीशन नाटो का भी है कि अगर हमको खतरा लगेगा हम न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। तो ये चीज़ जब इस तरह के क्राइसिस चल रहे होते हैं ना, ये जो फर्स्ट यूज़ वाली चीज़ है, ये थोड़ा खतरे में डाल देती है सिचुएशन को, कि हाँ, डर लगने लग जाता है कि हाँ, हो सकता है कि न्यूक्लियर अटैक हो जाए, जैसे कि अभी यूक्रेन में चल रहा है। अब इंडिया में ये चीज़ आपकी बहुत अच्छी है कि इंडिया भी, हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, बट इंडिया का क्या है, नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है। दैट मीन्स वी आर मोर रिस्पॉन्सिबल। जब तक हम पे कोई अटैक नहीं करेगा हम उसको अटैक नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मिस इंटरप्रिटेशन का तो चांस ही नहीं है कि इसको गलत समझा जाए। लेकिन फिलहाल जो यूक्रेन रशिया में चल रहा है, और अभी जो लेटेस्ट अपडेट है कि खेरसोन से उन्होंने विड्रॉ किया है, तो यहाँ पे मीडिया तो बहुत सेलिब्रेट कर रहा है कि यूक्रेन ने अपना झंडा लहरा दिया है खेरसोन में, रशिया वहाँ से रिट्रीट कर चुका है। लेकिन बहुत हल्के में भी इसको लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार रशिया कहता कुछ है और देन उनकी मिलिट्री कुछ और चीज़ के लिए तैयार हो रही होती है। सो चांसेस फिर भी न्यूक्लियर यूज़ के यहाँ पे बहुत मिनिमम है, क्योंकि दोनों साइड्स इस टाइम पे, नाटो हो गया या फिर रशिया हो गया, दोनों बहुत वेल अवेयर हैं कि अगर न्यूक्लियर वॉर होती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो बहुत ही हॉरेंडस होंगे, बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे, कितने लोगों की जान जाएगी और उसका इम्पैक्ट आने वाली कई सेंचुरीज तक रहेगा। सो यस, यूज़ न्यूक्लियर का जो है, न्यूक्लियर वेपन्स का, दैट इज़ मिनिमम। तो इनकेस इस तरह का कोई एनालिटिक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप उसको इस तरीके से पूरा हिस्ट्री बताते हुए एनालाइज करेंगे, राइट। सो इम्पैक्ट ऑन इंडिया रशिया रिलेशन, सो ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, इसको आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं या तो PDF में पढ़ लीजिएगा, बट दिस इज़ ऑल आई वांटेड टू टेल यू। बाकी आप अपनी तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं। दिस इज़ माय कोड। अगर आप चाहते हैं मैं आपको पर्सनली मेंटोर करूँ, कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन, नवंबर एक्सटेंशन ऑफर में भी यू कैन यूज़ माई कोड वीरो UPSC टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड बैच हमारा 10 नवंबर को लेटेस्ट शुरू हुआ है। CSAT अलग से ख़रीद सकते हैं। 13 नवंबर को जो टेस्ट होगा, तो यहाँ पे टॉप रैंक्स जिनकी आएंगी उनको IAS ऑफिसर गौरव बुदानिया जो है एक दिन के लिए मेंटोर करेंगे। आप EMI पे भी हमारे कोर्सेज ले सकते हैं, 0% EMI है। टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं, फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में एनरोल करवा सकते हैं। एंड सेम आई होप यू विल बी टेकिंग दिस टेस्ट ऑन 13 नवंबर 11 AM। थैंक यू सो मच।